मायूस मत होना मेरे दोस्तों, मायूस मत होना मेरे दोस्तों, किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है, किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलम बन सकता है। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का तिलक एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को इसी तरह का उत्साह और जोश अपने साथ रखना है और अपनी तैयारी को निरंतर करते रहना है। कहीं भी आप लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए और अपनी तैयारी को इतना बेहतर बनाना है कि एक दिन आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। और जिसने भी आपसे यह कहा था, जिस पड़ोसी ने भी आपसे यह कहा था कि आपका नहीं हो पाएगा और उसको हमें क्या करना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। तो आज की जिस क्लास है उस क्लास में हम पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और काफी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलते रहे। तो आज की जो क्लास है उसमें हम पाचन तंत्र डिस्कस करने जा रहे हैं। काफी कुछ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों को भी पढ़ने में मजा आएगा। लास्ट तक एक बार जरूर बने रहिएगा, काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी दोस्तों। तो पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे आप बोल सकते हैं। तो पाचन तंत्र है जो पाचन है ये तो हम डेली करते हैं और डेली हम कुछ ना कुछ खाते हैं, डेली पचाते हैं। मतलब दिन में हमें जितनी भी बार हम खाते हैं उतनी बार हम पचाते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है। ये आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो काफी ज्यादा पढ़ने में मजा भी आएगा और काफी सारी चीजें सीखने को भी मिलेगी कि हमारा भोजन हम किस तरीके से पचाते हैं, क्योंकि ये चीज एकदम आपकी डेली रूटीन लाइफ से जुड़ी हुई चीज है। तो उस चीज को हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब पाचन होता क्या है कि जो भी हम खाते हैं उसको क्या करते हैं, पचाते हैं, वही पाचन है। जनरली यदि मैं बात करूं आपसे कि पाचन क्या है, तो जो भी हम खा रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, पचा रहे हैं, वही क्या है, पाचन है। लेकिन दोस्तों यदि मैं विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो पाचन क्या है? पाचन है एक ऐसा जलीय अपघटन है। क्या है? जलीय अपघटन। एक ऐसा जलीय अपघटन है जो क्या कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स जटिल कार्बनिक अणु को, जटिल कार्बनिक अणुओं को, ठीक है, सरल अवशोषित सरल सरल अणुओं में क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। एक ऐसा जलीय अपघटन है जो जटिल कार्बनिक अणुओं को किसमें तोड़ रहा है, सरल अणुओं में क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। और कौन सी फॉर्म में तोड़ रहा है, अवशोषित रूप में। किसमें? अवशोषित रूप में इसको क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। ऐसा जलीय अपघटन जो जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ रहा है, लेकिन उसका जो रूप होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, अवशोषित रूप होना चाहिए, अवशोषित रूप में। यदि मैं आपसे सिंपल डेफिनेशन में बात करूं तो जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल अवशोषित रूप में जलीय अपघटन ही क्या है, पाचन है। अब दोस्तों ये जो पाचन है तो ये जलीय अपघटन है। क्या है? जलीय अपघटन। तो एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए कि पाचन क्या है, एक जलीय अपघटन है। क्या है? जलीय अपघटन। तो यहां से भी ये क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलाइटिक ब्रेकडाउन इसको बोला जाता है। तो जलीय अपघटन। अब देखिए मैंने आप लोगों से एक चीज बोली कि अवशोषित रूप में क्या होना चाहिए, हमारा भोजन टूटना चाहिए। क्योंकि हम जितनी भी चीजें खाते हैं, ये हम जो चीज खा रहे हैं वो चीज हमारी बॉडी के लिए काम की नहीं है। उस चीज के अंदर जो भी चीज है वो चीज हमारे बॉडी की काम की है। क्यों? क्योंकि जो भी आप खा रहे हैं वो तो लगभग क्या है, जितना भी टेस्टी चीजें खा रहे हैं वो सब लगभग वेस्ट है। उसके अंदर जो भी चीजें जैसे विटामिन है, मिनरल्स हैं, खनिज लवण है, ये सब चीजें क्या है, हमारे काम की है। और यही सब चीजें क्या होती हैं, अवशोषित होती हैं। हमारे जो भोजन है उसमें से जो भी चीजें अवशोषित हो सकती हैं, और वो अवशोषित होने वाली चीजें कौन सी है, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीजें क्या अवशोषित होने वाली है। तो अवशोषित रूप में जलीय अपघटन होना चाहिए, ना कि ऐसे फॉर्म में जो अवशोषित ही ना हो सके। यदि कोई चीज यदि अवशोषित हो ही नहीं रही है, वो चीज हमारे काम आ ही नहीं रही है, तो वो भोजन ही किस काम का, जो चीज हमारे काम ही नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि आप पाचन को अच्छे से समझ गए होंगे कि पाचन है क्या। भोजन का पचाना एक आप मान सकते हो, लेकिन यदि मैं साइंस के पर्सपेक्टिव से बात करूं आपसे, तो जलीय अपघटन है ना, जो कौन सा होना चाहिए, जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल अणुओं में, किस फॉर्म में, अवशोषित फॉर्म में क्या होना चाहिए, अपघटन होना चाहिए, वही क्या है, पाचन है। और उस अब देखिए दोस्तों, जब हम पाचन की बात करते हैं तो
जब भी पाचन की बात आएगी तब भोजन की जरूर बात आएगी, क्योंकि भोजन का ही क्या होना है, पाचन होना है। अब हम भोजन मुख की सहायता से करते हैं। जब भी हम भोजन खाते हैं तो किसके जो खाने की जो जहां से भोजन अंदर जाता है ना, वो है मुख। क्या है? मुख। अब मुख में दो चीजें होती हैं। देखिए मैं जो भी बात आपसे कर रहा हूं ये सिर्फ प्री के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मेंस के अकॉर्डिंग बायोलॉजी के अंदर काफी कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को बहुत डीप पढ़नी पड़ेगी, और मैं आप लोगों को जरूर वो चीजें एकदम डीप तक ही पढ़ाऊंगा। तो अभी हम प्री के पर्सपेक्टिव से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि समय कम है दोस्तों, और हमको वो चीज अभी प्री के अकॉर्डिंग ही करनी है। तो देखिए मुख में दो चीजें आती हैं, एक तो आती है तीत और एक आती है टंग। एक तो दांत और एक आती है जीभ। मैं आपसे मुख में यदि मैं पाचन की बात करूंगा, क्योंकि जब भी आप भोजन करेंगे तो आप एक बाइट लेंगे और एक बाइट लेके मुख में डालेंगे। मुंह में जब आप डालेंगे तो मुंह में डालने के बाद सबसे पहले जो प्रोसेस चालू होगा भोजन का, जब भी प्रोसेस चालू होता है तो मुख की सहायता से प्रोसेस चालू होता है, और सबसे पहले यदि जो चीज आती है वो आती है तीत। तो हम सबसे पहले तीत के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, और तीत से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दांतों को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, दांत के बारे में। अब हमारे जो दांत है वो तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक तो द्विबार दंती, एक विषम दंती और एक ग्रत दंती। हमारे तीन प्रकार के दांत है। मैं लिख देता हूं। नंबर एक, विषम दंती, जिसे बोला जाता है हेटेरोडोंट। नंबर दो, द्विबार दंती, डाइफायोडोंट। नंबर तीन है ग्रत दंती, जिसे बोला जाता है थेकोडोंट। ये हमारे तीन प्रकार के दांत हो गए। कौन कौन से? एक तो है विषम दंती, एक है द्विबार दंती और एक है ग्रत दंती। तो अब जो विषम दंती जो दांत है, हमारे हेटेरोडोंट जो दांत है ना, इनके चार टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? आई, सी, पीएम और एम। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनका हिंदी में जो नाम होगा वो कैसे होगा? कृतनक, रदनक, अर्धचर्वणक और होगा चर्वणक। अर्धचर्वणक और चर्वणक। अब ये नाम आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखने हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को अर्धचर्वणक और चर्वणक तो ध्यान रखना ही है, साथ में मोलर और प्रीमोलर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार मोलर के नाम से भी यदि क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए दोनों नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। कृतनक, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप याद करने के लिए हमेशा उनके वर्ड से और हिंट से यदि चीजों को याद कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए मैंने जिस तरीके से इन चीजों को याद किया था, कैफोर काटना, तो इंसाइजर का काम हो गया, कृतनक का जो काम है वो हो गया काटना, है ना, और रे फोर रोंदना, तो इसका काम हो गया रोंदना। अर्घ चर्वणक, चे फोर चबाना, तो ये भी काम चबाने का करता है और ये भी काम चबाने के करते हैं। तो हमारे जो चार प्रकार के दांत है उनमें विषम दंती के चार प्रकार हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब मैं जब भी आप लोगों से बात करूंगा तो मैं कृतनक तो बोलूंगा ही, साथ में आप इंसाइजर से भी समझ जाइएगा कि यदि इंसाइजर की बात चल रही है इसका मतलब काटने की बात कर रही है। और इंसाइजर को कैसे याद रखोगे? सीजर होती है ना, उसको कैंची बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैंची। और कैंची का काम क्या होता है? काटने का। तो इस चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। विषम, अब देखिए विषम दंती के बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरा आता है द्विबार दंती। द्विबार दंती से नाम से ही समझ में आ रहा है, द्विबार और दंती, जो दो बार आते हैं, दंती जो दो बार के जो दांत हैं वो होते हैं। अब हम जब बचपन में छोटे थे तब हमारे आए थे दूध के दांत। कौन से आए थे? दूध के दांत, जो टूट गए। अब वो दूध के दांत थे, पता नहीं कैसे किसके थे, लेकिन वो दूध से बने हुए थे, ये तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन हमेशा बोलते हैं कि वो दूध के दांत थे, जो हमारे क्या हो गए? टूट गए। अब जो दूध के दांत जो हमारे टूटे, उसके बाद किसके दांत आए? पत्थर के। ऐसा कुछ नहीं है, परमानेंट जो दांत आ गए वो हमारे क्या हो गए? परमानेंट दांत हो गए। इसलिए जो दो बार दांत आते हैं, हमारे जो दो बार दांत आते हैं उनको बोलते हैं द्विबार दंती। क्या बोलते हैं? द्विबार दंती। एक होता है ग्रत दंती, जो हमारे जबड़े की अस्थियों में धसे रहते हैं।
जो हमारे जबड़े की अस्थियों में धसे रहते हैं उनको बोला जाता है ग्रत दंती। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा जिसके बारे में पढ़ना है और सबसे ज्यादा जिसके बारे में समझना है उसका नाम है विषम दंती। क्या है? विषम दंती। तो विषम दंती के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि विषम दंती में कृतनक, रदनक, अर्धचर्मक और चर्मक चार टाइप्स के हैं जो हमारे दांत हैं। तो उनमें हमें चारों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। द्विबार दंती आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, जीवन में जो 2 बार आते हैं, और ग्रत दंती जो जबड़े की अस्थियों में धसे हुए रहते हैं। तो अब हम दांतों में हम इन चीजों के बारे में एक बार देख लेते हैं और इनके सूत्र से क्वेश्चन आता है। देखिए, कृतनक, रदनक, अर्धचर्वणक और है चर्वणक। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब दोस्तों, यदि मैं आपसे इनकी सूत्र की बात करूं, मैंने आप लोगों को इनका कार्य बता दिया कि कैफोर काटना, ठीक है, मैं वापस लिख भी देता हूं, कैफोर काटना, रेफोर रोंदना, चैफोर चबाना, और इसका भी आप चैफोर चबाना समझ सकते हैं। ये अर्धचर्वणक है, ये चर्वणक है, बस इतना सा ही फर्क है। अब यदि मैं इनके सूत्र की बात करूं तो इनका सूत्र होता है 2 1 2 3 और होता है 2 1 2 3, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। अब हम 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ये भी आप समझ लीजिएगा। देखिए, हमारा जो मुख है कुछ इस तरीके से हमारा मुख है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी ये मुख है नहीं है। तो हमारे मुख में यदि मैं बीच में से इस जो मुख है उसमें ऊपर वाले भाग को यदि मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। तो एक तो इधर वाला पार्ट हो गया और एक इधर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने जो सूत्र लिखा है वो इसी तरीके से लिखा है कि एक पार्ट का इधर वाले पार्ट के, जैसे इसमें एक दांत है, इसमें 2 दांत है, 3 4 5, इस तरीके से मैंने दांत बनाए। तो इस दांत में सबसे पहले जो आएगा 2 दांत कैसे हैं? कृतनक वाले। फिर एक दांत कौन सा है? रद्रक वाला, ठीक है। 2 दांत कौन से हमारे पास? अर्धचर्वणक वाले। और 3 दांत कौन से हमारे पास? चर्वणक वाले। तो इस साइड के जो दांत है, ध्यान से समझिएगा, इस साइड के जो दांत है जिनमें से 2 दांत तो कौन से हो गए? कृतनक वाले। एक दांत कौन सा हो गया? ये वाला, रद्रक वाला। तो यदि इस साइड के जो दांत है इनको मैंने क्या कर दिया? 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार इधर कर लिया और एक इधर कर लिया, तो ये क्या हो गया? टोटल हो गया, ऊपर वाला और नीचे वाला भाग ये वाला हो गया। तो इस तरीके से क्या है, ये सूत्र इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इनको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। अब 2 1 2 3 और 2 1 2 3, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 2 से कर दिया। अब इधर ध्यान से समझिएगा कि ये कितने हो गए? 3 2 5 6 और 2 8, 8 तो ऊपर हो गए, और 8 को यदि हमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले दांत कितने हो गए? 16, नीचे वाले दांत कितने हो गए? 16, और ये टोटल दांत कितने हो गए हमारे पास? 32। 32 हमारे क्या हो गए? टोटल दांत हो गए। अब ये जो सूत्र है वो आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि रदनक दांत, युवा अवस्था के अंदर रदनक जो प्रकार के दांत है उनकी संख्या कितनी होगी। यदि आपसे पूछ लिया जाए टोटल संख्या कितनी होगी, तो आप लोगों को कैसे बतानी है कि 2 तो ऊपर और 2 नीचे, तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊपर वाले जबड़े के अंदर अर्धचर्वणक प्रकार के दांतों की संख्या कितनी होगी, तो ये क्या होगा? 2, और 2 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 2 से, क्या हो जाएगा? 4। और शायद यही क्वेश्चन आप लोगों से रीट 2022 जो मैंने दिया था उसके अंदर कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन था कि ऊपरी जबड़े में स्थित अर्धचर्वणक प्रकार के दांतों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया था। तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 हो जाएगी। यदि ऊपर वाले जब एक ही जबड़े की यदि बात की जाए तो आपको क्या करना है? इस तरीके से आंसर करना है। तो अब देखिए दोस्तों, जब हम छोटे थे तब हमारे कौन से दांत थे? दूध के। कौन से थे? दूध के। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे हमारे दांत ज्यादा होते गए। तो जब हम छोटे थे तब हमारे दांत कितने थे? 2। उसका सूत्र क्या होगा? शिशु अवस्था में, यदि शिशु अवस्था में मैं बात करूं, ये तो 32 तो दांत, जब आप समझ सकते हैं कि 32 दांत होते कब है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2102 और 2102, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 2 से। तो अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 3 और 2 5, मतलब 5 10 और 10 20। तो शिशु अवस्था में जो हमारे पास दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं?
20। तो आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि शिशु अवस्था के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अब एक चीज बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, मैंने जो आप लोगों को जनरल फॉर्मूला बताया, जो दांतों का मेन फॉर्मूला है वो है 2123, 2123। ठीक है दोस्तों। अब शिशु अवस्था के अंदर कौन से प्रकार के दांत नहीं होते, एक तो अर्धचर्वणक प्रकार के दांतों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। और दूसरा एक चर्वणक प्रकार का दांत भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये सूत्र भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अर्धचर्वणक प्रकार के दांतों की संख्या शिशु अवस्था के अंदर कितनी होती है, 0 होती है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है और शायद प्री में तो पूछने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0 है। तो ये चीज भी आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या पता मेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो शिशु अवस्था के अंदर दांतों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 20 हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। हमने दांतों की बात कर ली है कि दांत क्या करते हैं और दांतों का सूत्र क्या है। अब दांतों के बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तब मैंने आप लोगों को बताया था कि हम टंग के बारे में बात करेंगे, जीभ के बारे में। जीभ दोस्तों, जो हमारी जीभ है ये आगे की साइड से, फ्रंट साइड से तो ओपन है, क्या है, फ्रंट साइड से ओपन है, लेकिन पीछे की साइड से, बैक साइड से एक अस्थि है जिसका नाम है हायोड अस्थि। ठीक है, पश्चिम भाग से जीभ हायोड अस्थि द्वारा जुड़ी हुई होती है, हायोड अस्थि द्वारा जुड़ी हुई होती है। हायोड अस्थि द्वारा जुड़ी हुई होती है। अब जीभ क्या कार्य करती है, जीभ से आप टेस्ट ले पाते, क्योंकि इसके पास जीभ के ऊपर टेस्ट पेपिली पाई जाती है, जिससे आप क्या करते हैं, कोई भी जो भोजन करते हैं उसमें आपको टेस्ट का अनुभव होता है, नमक का पता चलता है, खारा है, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है। ये सब चीजें किससे पता चल रही है, जीभ से पता चल रही है। तो इसका भी पता लगा लेते। ये मैंने आप लोगों के लिए जीभ बना दी, क्या बना दी, जीभ। अब जीभ में टेस्ट पेपिली होती है, जिससे आपको पता चल रहा है, जैसे आप जब जीभ पे आप स्पर्श करके देखेंगे हल्का हल्का सा, तो हल्के हल्के से उभार पाए जाते हैं जीभ के ऊपर, उनको ही टेस्ट पेपिली बोला जाता है। और टेस्ट पेपिली से ही जीभ का हमें स्वाद का पता चलता है, जिसको आप सेंसर बोल सकते हैं एक तरीके से। अब देखिए, इस वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, देखिए जब भी आप मीठा खाएंगे तो सबसे पहले आप याद करने का मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किस तरीके से याद रखना है। जब भी आप मीठा खाएंगे तो सबसे पहले आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मीठा है या कैसा है। तो मीठा खाते ही तुरंत आप लोगों को यदि पता चल रहा है, सबसे पहले जो जीभ पर आगे की साइड में, फ्रंट साइड में जो पेपिलें होती हैं वो होती है मीठे की। किसकी होती है, मीठे की। अब जब आगे मीठे की है तो लास्ट में कड़वे की होंगी, लास्ट में कड़वे की, साइड में खट्टा, साइड में खट्टा, और इधर की साइड में नमकीन। ठीक है, तो ये चीज क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है कि सबसे आगे की साइड, सबसे आगे की साइड यदि मैं बात करूं तो टेस्ट पेपिले कौन सी पेपिले होंगी, मीठे की पेपिले होंगी, जो आप लोगों को बताएंगे कि जो भी भोजन है, जो भी आपने खाया है वो कैसा है, वो मीठा है, खट्टा है। तो सबसे पहले आपको मीठे का पता चलता है, फिर किसका पता चलेगा दोस्तों, कड़वे का, और साइड में खट्टे का और नमकीन का। तो जीभ के बारे में ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा कि जीभ किसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है, पश्चिम भाग से हायोड अस्थि के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। और जीभ में टेस्ट पेपिले होती है, वो टेस्ट पेपिले में भी आपको ध्यान रखना है कि आगे कौन सी होती है और पीछे कौन सी होती है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा मुख होता है ना, इसके अंदर ये दो चीजें तो होती हैं, जिसकी सहायता से आप भोजन को जिसकी सहायता से आप भोजन को क्या करते हो, चबाते हो दांतों के माध्यम से, और जीभ के माध्यम से आप भोजन को क्या करते हो, इधर से उधर और इधर से उधर घुमा भी पाते हो। अब दूसरा जो काम है ना, वो जीभ के अंदर होता है लार का, सॉरी मुख के अंदर जो दूसरा जो काम है लार का, जिसको बोला जाता है सलाइवा। क्या बोला जाता है, सलाइवा। जिसको बोला जाता है सलाइवा। अब सलाइवा का कार्य क्या है और सलाइवा किस तरीके से हमारे भोजन को पचाने में कार्य करता है, ये सारी चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम मुख गुहा के अंदर पूरी तरीके से पाचन भी होता है और किस किस चीज का पाचन होता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, लार करती क्या है, लार होती है ना, ये भी आप जैसे ही आपने भोजन खाया और भोजन को चबाया, चबाने के बाद आपने देखा होगा कि आपके भोजन के
भोजन में भोजन एकदम लसलसा हो जाता है, भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करती है, नंबर एक। ठीक है, भोजन को लस लसा बनाना। ठीक है, भोजन को क्या करती है, लसलसा बनाने का कार्य करती है। नंबर दो, लार की जो पीएच होती है, लार की पीएच ये कितनी होती है, 6.8। लार की पीएच कितनी होती है, 6.8। अब देखिए जो पीएच वैल्यू होती है ना, यदि ये 7 से कम है, इसका मतलब जो लार है वो जो कैसी है, अम्लीय है। कैसी है, अम्लीय। तो इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, अम्लीय। यदि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाए कि लार की पीएच, देखिए लार की पीएच तो एग्जाम में रीट में तो नहीं पूछी गई है जहां तक मुझे याद है, लेकिन बाकी सारी कई एग्जामों में जो आरएसएसबी बोर्ड है उसने जब एग्जाम लिया उसमें लार की पीएच पूछ ली गई है, लेकिन लार की प्रकृति के बारे में मैंने क्वेश्चन कभी नहीं देखा है। तो आप ध्यान भी रखिएगा कि लार की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति होगी। नंबर तीन, लार आपके भोजन में सूक्ष्म जीवों को भी मारने का कार्य करती है, क्योंकि लार में एक एंजाइम पाया जाता है, उसको बोला जाता है लाइसोसाइम एंजाइम। तो एंजाइम के बारे में भी हम बात कर लेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इसके कार्य बता रहा हूं एक बार। तो ये क्या करती है, सूक्ष्म जीवों को मारने का भी कार्य करती है, सूक्ष्म जीवों को मारना। अब वो मारती कैसे, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप एक बार कार्य ध्यान रख लीजिए कि भोजन को लसलसा बनाना, लार की पीएच होती है वो भोजन 6.8 होती है, इसका मतलब भोजन को अम्लीय बनाने का भी कार्य करती है। मैंने आप लोगों को इसलिए ये लिखवाई है बात कि यहाँ पर भोजन को अम्लीय बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है, अम्लीय माध्यम उसका बनाया जा रहा है, तो भोजन को अम्लीय माध्यम भी प्रदान करती है। साथ ही सूक्ष्म जीवी विरोधी होती है, क्योंकि सूक्ष्म जीवी विरोधी इसलिए होती है क्योंकि लाइसोसाइम पाया जाता है, और लाइसोसाइम आप लोगों को पता है कि लाइसोसाइम होता है वो मारने का कार्य करता है। तो ये तीनों कार्य हैं वो आप लोगों को लार के बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम लार के बारे में और जो सारी चीजें जो हमारे एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में हमारे पूछी जाती है वो चीज और डिस्कस कर लेते हैं। लार, देखिए हमारे जो लार है इसके अंदर वाटर होता है, नंबर एक। ठीक है, एक होता है आईजीए एंटीबॉडी। ये मैं आप लोगों को जब ब्लड पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को अच्छे से और भी चीज समझ में आ जाएगी आईजीए एंटीबॉडी होती क्या है। एंटीबॉडी के बारे में अभी आप इतना ज्यादा लोड मत लीजिएगा एंटीबॉडी के बारे में। ठीक है, एक होता है टाइलिन, जिसको आप बोल सकते हैं एमाइलेज। ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो टाइलिन और एमाइलेज, एमाइलेज को ही टाइलिन बोला जाता है और टाइलिन को ही एमाइलेज बोला जाता है। दोनों नाम आप लोगों को ध्यान रखने, कोई सा भी आपसे ऑप्शन में आ सकता है। दूसरा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ये चारों चीजें आप लोगों को क्या याद रखनी है, लार की ध्यान रखनी है कि लार के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो वाटर होता है, एक आईजी एंटीबॉडी होती है, एक होता है टाइलिन, एक होता है लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य कौन कर रहा है, लाइसोजाइम कर रहा है। अब लार हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट कर देती है। किसका पाचन स्टार्ट कर देती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट कर देती है। और किसके माध्यम से स्टार्ट करेगी, टाइलिन के माध्यम से। किसके, टाइलिन और एमाइलेज जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। इसको अच्छे से देखिएगा कि लार कार्बो हाइड्रेट का पाचन करती है। लार किसका पाचन करती है, कार्बोहाइड्रेट का। और स्टोर्च को, STARCH, स्टोर्च को एमाइलेज की सहायता से माल्टोज में, ठीक है, स्टोर्च किसमें परिवर्तित हो जाता है, माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। लगभग 30% जो स्टोर्च है ना, जो हमारे भोजन का 30% स्टोरेज है, इसका मतलब 30% जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें परिवर्तित होगी, माल्टोज के अंदर परिवर्तित हो गई। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि लार क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट कर देती है। तो एक क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछा जाए कि लार मुख गुहा में पाचन होता है, मुख गुहा में पाचन होता है, यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं
मुख गुहा में पाचन होता है। ऑप्शन नंबर एक प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं, किसी भी चीज का पाचन नहीं होता। तो आप किस पे टिक करोगे? कार्बोहाइड्रेट पर। किस पे टिक करोगे? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि मुख गुहा के अंदर कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है, प्रोटीन का और वसा का बिल्कुल भी पाचन नहीं होता। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि प्रोटीन और वसा का बिल्कुल भी पाचन नहीं होगा, सिर्फ ओनली किसका पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। तो ये चीज भी बहुत अच्छे से आप लोगों को क्या क्या करना है, ध्यान रखनी है। अब देखिए मुख होता है ना, मैं मुख की बात करूंगा क्योंकि अभी मुख ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो लार हमने पढ़ ली, ठीक है। अब मुख के अंदर होती हैं ग्रंथियां। क्या होती हैं? ग्रंथियां होती हैं। मुख में होती हैं 3 प्रकार की ग्रंथियां, ध्यान रखिएगा। तो मुख में ग्रंथियां, मुख में जो ग्रंथियां होती हैं वो होती हैं 3 प्रकार की, ठीक है। 3 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1 पेरोटिड, नंबर 2 सबलिंगुअल, और नंबर 3 सब मैंडिबुलर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें इनका हिंदी में भी नाम बताया जाए। अब देखिए पेरोटिड को पेरोटिड ही बोलते हैं, सबलिंगुअल को सबलिंगुअल ही बोलते हैं, और सब मैंडिबुलर को सब मैंडिबुलर ही बोलते हैं। अब मैं इनका नाम हिंदी में यदि लिखूंगा तो ऐसे ही लिखूंगा, पेरोटिड। बताइए अब इसका क्या सेंस निकला? ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, इंग्लिश में ही नाम ध्यान रखना है, क्योंकि इनको इंग्लिश में भी इसी तरीके से बोलते हैं और हिंदी में भी इसी तरीके से बोला जाता है। अब आप लोगों को जो समझने की चीज है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है, वो है पेरोटिड से, क्योंकि जो पेरोटिड ग्रंथि है, ठीक है, ये तीनों नाम आप लोगों को समझ में आ गए कि पेरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। अब मैं एक बार के लिए इस चीज को मिटा रहा हूं और पेरोटिड के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये गाल के नजदीक होती है, ठीक है ना, गाल गाल के समीप, है ना, और कान के पास, ठीक है। कान के पास आप ध्यान रखिएगा, गाल का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये सब किसके पास होती है? एकदम कान के पास होती है। इसकी स्थिति कहां होती है? कान के पास। नंबर 1 पॉइंट तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। दूसरा, मुख गुहा की, ठीक है, मुख की सबसे बड़ी ग्रंथि। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अभी तक क्वेश्चन ये पूछा नहीं गया है। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताएं। मुख गुहा में स्थित सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है, वो है पेरोटिड ग्रंथि। तो पेरोटिड ग्रंथि क्या होती है? मुख गुहा की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? पेरोटिड। नंबर 3, ये दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि मुख गुहा की जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है उसका नाम क्या है? तो वो क्या है? पेरोटिड ग्रंथि। अब इसको एक नाम और बोला जाता है, इसको बोला जाता है चिक ग्लैंड। चिक ग्लैंड, ठीक है। तो ये तीनों चीज क्या क्या ध्यान रखनी है आपको? एक तो कान के पास होती है, नंबर 2 मुख गुहा की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो पेरोटिड ग्लैंड है, और चिक ग्लैंड भी इसको क्या किया जाता है? बोला जाता है। अब ये तीनों ग्रंथियां होती हैं जो मुख गुहा में हमारे स्थित होती है, तो इन तीनों का भी नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये तो हो गई मुख की बात, हमने मुख में सारा कंप्लीट कर लिया है, मुख में यही चीजें होती हैं। और इस चीज के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा भोजन है, जो हमने लार के माध्यम से और लसलसा बनाया था, उस लसलसे भोजन को हम अंदर लेके जाते हैं अब, ठीक है। उस लसलसे भोजन को क्या करते हैं? अंदर लेके जाने का कार्य स्टार्ट करते हैं। तो अब ये जो है, ठीक है, यह है ग्रसिका। क्या है? ग्रसिका। इसको बोला जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस ग्रसिका है। अब हमारा जो भोजन है, जो लार के माध्यम से लसलसा हुआ था, किसके माध्यम से? लार के माध्यम से जो हमारा भोजन लसलसा हुआ था, वो क्रमानुकुंचन गति के माध्यम से। कैसे क्रमानुकुंचन? देखिए हमारे जो नलिका है, जो ग्रसिका है, उसके अंदर जो भोजन है वो
ग्रसिका नलिका कुछ इस तरीके से होती है कि ऊपर से जैसे एकदम ठीक है स्ट्रेच हुई, ठीक है, फिर ऊपर से क्या होगी, एकदम से संकुचित होगी, संकुचित होने के बाद नीचे से वापस से स्ट्रेच होगी। तो भोजन इस तरीके से क्रमानुकुंचन गति के माध्यम से एक साइड से ऊपर से बंद, वापस से खुलना, वापस से बंद, वापस से खुलना, इस गति के माध्यम से क्या होता है, भोजन हमारा नीचे जाता है। और नीचे किस में जाएगा, आमाशय के अंदर, किसके अंदर, और ये आमाशय है, आमाशय, जिसकी आकृति कैसी होती है, जे प्रकार की, ठीक है ना, जे, ठीक है, जे शेप में इसकी आकृति होती है, जे शेप, ठीक है। अब जो आमाशय होता है, आमाशय होता है, इसके अंदर आमाशय के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं आमाशय के, 3 भाग। कौन कौन से भाग होते हैं, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 फंडस, सबसे फर्स्ट में जो आता है वो आता है फंडस, ठीक है। नंबर 2 कार्डिक, कार्डिक भाग। नंबर 3 होता है पाइलोरिक। ये तीनों नाम आप लोगों को बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से ध्यान रखने हैं, और इनका नाम भी यही है, इनका हिंदी में कोई अलग से नाम नहीं है। एक तो होता है फंडस भाग, नंबर 2 कार्डिक भाग, नंबर 3 पाइलोरिक भाग, ये तीनों भाग होते हैं। अब जो हमारी ईसोफेगस होती है, जिसके माध्यम से लसलसा जो भोजन था वो किस भाग के अंदर आकर, किस भाग के अंदर आएगा, कार्डिक भाग के अंदर। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भोजन है, मैं नोट लगा के लिख देता हूं कि भोजन ग्रसिका के माध्यम से, भोजन ग्रसिका के माध्यम से आमाशय के कार्डिक भाग में आता है। या आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो भोजन है वो, सॉरी, जो ग्रसिका है वो आमाशय के कार्डिक भाग में आकर खुलती है। तो इसके तरीके से भी आप इसको बोल सकते हैं। तो भोजन कहां पर आएगा, कार्डिक भाग के अंदर आएगा। आमाशय के कौन से भाग के अंदर भोजन आ रहा है, कार्डिक भाग के अंदर भोजन आ रहा है। तो इस चीज को भी आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमने 3 भाग देखे थे, कौन से, फंडस, पाइलोरिक और कार्डिक। अब हम इन तीनों भागों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ तीनों भाग लिख देता हूं, ठीक है। नंबर 1 कार्डिक, नंबर 2 पाइलोरिक, और नंबर 3 मैंने लिख दिया फंडस। कार्डिक भाग क्या करता है, श्लेष्मा का श्रवण करता है। किसका श्रवण करेगा, श्लेष्मा का, श्लेष्मा का श्रावण। पाइलोरिक भाग भी श्लेष्मा का श्रावण करता है, श्लेष्मा का श्रावण। ये दोनों भाग श्लेष्मा का श्रावण करते हैं, और ये श्लेष्मा का श्रावण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आमाशय से निकलने वाला HCl अम्ल आपके आमाशय को 2 मिनट में क्या कर दे, धुआं धुआं कर दे। तो इसलिए इन दोनों भाग से श्लेष्मा का श्रावण होना जरूरी है। अब ये जो श्लेष्मा है, ये कर क्या रहा है, ये दोनों जो श्लेष्मा का श्रावण कर रही है, आखिरकार 2 भाग श्लेष्मा का श्रावण कर रहे हैं और 1 भाग और कुछ कर रहा है। तो ऐसा कुछ तो वो होगा कि जिसके माध्यम से श्लेष्मा का श्रावण हो रहा है इतना सारा। तो ये क्या क्या करता है कि आमाशय की म्यूकोसल इपिथेलियम को, आमाशय की म्यूकोसल इपिथेलियम को बचाता है HCl के प्रभाव से। HCl के प्रभाव से। अब म्यूकोसल इपिथेलियम क्या है, आमाशय की जो ठीक है, आमाशय की जो लेयर है, ठीक है ना, आमाशय की जो लेयर है वही क्या है, म्यूकोसल इपिथेलियम। आउटर जो लेयर है, ठीक है, वही क्या है, म्यूकोसल इपिथेलियम। उसको क्या कर रहा है, बचा रहा है, किससे, HCl के प्रभाव से। तो HCl है वो बहुत खतरनाक क्या है, अम्ल है, जो यदि आपकी एक स्किन पर भी, यदि आप हमारी एक स्किन पर भी यदि एक भी बूंद HCl की पड़ जाए तो वहां पर गड्ढा हो सकता है। तो सोचो आमाशय के अंदर ये क्या कर सकता है। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, म्यूकोसल इपिथेलियम को क्या कर रहा है, HCl के प्रभाव से बचा रहा है। फंडस भाग के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए फंडस भाग क्या करता है, फंडस में एक तो होती है जठर ग्रंथियां, क्या होती है, जठर ग्रंथियां, जिनसे किसका श्रावण होता है, जठर रस का श्रावण होता है। दूसरी होती है नेक और या गोबलेट सेल, गोबलेट सेल।
ये भी श्लेष्मा का श्रावण करती हैं। तीनों भाग से श्लेष्मा का श्रावण करते हैं, लेकिन जो ज्यादातर श्लेष्मा का जो श्रावण है वो कार्डिक और पाइलोरिक भाग से होता है। तो यहां से भी क्या हो रहा है, श्लेष्मा श्रावण हो रहा है। ठीक है, एक होता है ऑक्जेंटिक सेल, हिंदी में लिख लीजिए या इंग्लिश में लिख लीजिए, ऑक्जेंटिक, ठीक है, सेल, OXYN, ऑक्जेंटिक, ठीक है। इसका मैंने इंग्लिश में भी नाम लिख दिया ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। ऑक्जेंटिक सेल होती है, इससे श्रावण होता है HCl का, HCl का श्रावण होता है। एक होती है चीफ और पेप्टिक सेल, चीफ या पेप्टिक सेल। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है चीफ, ठीक है ना, चीफ, चीफ जस्टिस, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश, चीफ मिनिस्टर। तो जो मुख्य है, जो सबसे ज्यादा मुख्य है, उसका ही नाम क्या है, चीफ है, इसलिए इसका नाम क्या दिया, चीफ दिया है। तो इसका नाम चीफ क्यों दिया है, क्योंकि मुख्य है। इसके इससे जो श्रावित हो रहा है उनके नाम ध्यान से सुनिएगा। एक तो रहा है पेप्सिनोजन, नंबर 1, ठीक है, पेप्सिनोजन। एक गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है, और एक हो रहा है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। तो तीन चीजों का श्रावण किससे हो रहा है, चीफ और पेप्टिक सेल से हो रहा है। कौन कौन सी, पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज और प्रोरेनिन। तो इन तीनों का श्रावण किससे हो रहा है, चीफ और पेप्टिक सेल से। तीनों चीजों का श्रावण हो रहा है। और इन तीनों नामों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जठर फंडस भाग के आप लोग जो कार्य है वो ध्यान रखिएगा कि फंडस भाग से नंबर 1 जठर ग्रंथियां साबित होती है, नेक और गोबलेट सेल से श्लेष्मा का श्रावण होता है, ऑक्जेंटिक सेल से HCl का श्रावण होता है, और चीफ और पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज और प्रोरेनिन का क्या होता है, श्रावण होता है। तो ये तीनों बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब इसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, क्योंकि ये चीज मुझे लगता है कि आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए, जो अमाशय है इसमें होता है HCl अम्ल। क्या होता है, HCl। अब HCl करता क्या है, सबसे नंबर 1 तो HCl की जो pH है, इसकी pH का मान होता है 1.6, ठीक है। एक तो आप लोगों को इसकी pH का मान ध्यान रखना है। नंबर 2, आपको क्या याद रखना है, एक तो सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है, सूक्ष्म जीवों को मारना। नंबर 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, HCl करता क्या है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। जो पेप्सिनोजन है ना, देखिए जो पेप्सिन है ये तो क्या है, सक्रिय है, क्या है, सक्रिय। और जो निष्क्रिय है वो क्या है, पेप्सिनोजन। तो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित करना। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को क्या करता है, सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित करने का कार्य कौन कर रहा है, पेप्सिन में परिवर्तित करने का कार्य कौन कर रहा है, HCl कर रहा है। कौन कर रहा है, HCl कर रहा है। तो ये तीनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी कि pH कितनी होती है, 1.6, सॉरी 1.6 की जगह 1.8 कर लीजिए, क्योंकि फिक्स pH का मान है 1.8। तो 1.8 होती है। सूक्ष्म जीवों को क्या करना है, मारना है। और निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित करने का कार्य भी कौन करता है, HCl करता है। तो ये तीनों चीजें, तीनों पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं HCl के, कि HCl क्या कार्य करता है। अब देखिए पेप्सिन क्या कार्य कर रहा है, पेप्सिन जहां भी आपसे के पास सीन आ जाए तो ये तो करता है प्रोटीन का पाचन। आगे भी जब हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि जहां भी सीन आ जाए, ठीक है ना, तो सीन जिसका भी होगा वो किसका होगा, प्रोटीन का होगा। किसका होगा, प्रोटीन का। और एक मैंने आप लोगों को बताया था गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, तो ये किसका पाचन कर रहा है, वसा का। किसका पाचन कर रहा है, वसा का। तो अमाशय के अंदर किन किन चीजों का पाचन होता है, नंबर 1 एक तो प्रोटीन का, नंबर 2 किसका, वसा का पाचन होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय के अंदर नहीं देखा जाता। इस चीज का आप नोट लगा के लिख लीजिए कि
कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन आमाशय में नहीं होता, आमाशय में नहीं होता है। आमाशय के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो पेप्सिन किसका पाचन कर रहा है? प्रोटीन का। गैस्ट्रिक लाइपेज किसका पाचन कर रहा है? वसा का। अब एक जो मैंने आप लोगों को लिखाया था प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, ठीक है, ये दूध का पाचन करता है। किसका? दूध का। और जो रेनिन होता है ना, ये दूध का जो पाचन है वो बाल्य अवस्था में करता है, जिसके बाद हमारे अंदर जो दूध है ना, दूध के अंदर होती है केसिन प्रोटीन। वो आप लोगों को इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन केसिन प्रोटीन होती है, उस केसिन प्रोटीन का पाचन कौन कर रहा है? रेनिन कर रहा है। बाल्य अवस्था के अंदर ज्यादातर ये एक्टिव रहता है, जिसके बाद इसका काम खत्म, ठीक है, वो बाद में पेप्सिन ही कार्य करता है। तो प्रोरेनिन होता है, ये क्या करता है? दूध प्रोटीन का पाचन करता है। दूध प्रोटीन होती है केसिन। तो दूध पचाने का जो कार्य है, वो बाल्यावस्था के अंदर दूध ही, जब बच्चा होता है वो दूध ही पीता है, तो उसके अंदर उस समय जो एंजाइम निकलता है, ठीक है, उसका नाम है प्रोरेनिन। तो मुझे लगता है कि ये चीज आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अमाशय के कार्य क्या है और अमाशय के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो आज आज की जो क्लास है उसमें हमने अमाशय तक चीजों को समझने की कोशिश की है। बाकी की जो चीजें हैं, जो हम अमाशय से आगे बढ़ेंगे, और अभी तक हमने जो पाचन किया है वो अमाशय में किया है। तो अमाशय के अंदर भोजन को लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं, तो अमाशय के अंदर रहने दीजिए। तब तक के बाद हम वापस आएंगे और वापस भोजन को क्या करेंगे कि आगे की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि अमाशय में भोजन का काफी सारा पाचन होता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है, ये सारी जो प्रोसेस है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया, तो इस प्रोसेस को एक बार कंप्लीट होने दीजिए, जिसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। और काफी सारी चीजें हैं आप लोगों को पढ़ने में, मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये सारी चीजें पढ़ने में मजा भी आएगा, और एक एक चीज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि साथियों, मैंने मैं मैथ से हूं, लेकिन मैंने बायोलॉजी को बिल्कुल अच्छे से सीखा है, समझा है, और तभी मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और कोई भी चीज मैं आपसे गारंटी कर रहा हूं कि जो भी चीज आप पढ़ के जाएंगे, तो आप एग्जाम में जाके देखिएगा, या फिर आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज और किसी भी कोचिंग के जो क्वेश्चन आंसर है वो उठाकर देख लीजिएगा, कि आप एक एक चीज को, एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन आप लोग वहां से कर पाएंगे। तो ये चीज की मैं आप लोगों से गारंटी कर रहा हूं। बाकी आप चीजों को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, एक भी पॉइंट में छोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। हम जो बायोलॉजी है उसको इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आप लोगों को भी मजा आए, मुझे भी पढ़ाने में मजा आता है। तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझिए, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम अमाशय में पाचन करने के पश्चात, जब तक आप भोजन को पचाइए अच्छी तरीके से, अमाशय के अंदर भोजन को पचने दीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे, भोजन को आगे भी लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।